क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं उनसे बच्चे के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कवर करने जा रहा हूँ, और इससे पहले और भी वीडियोस ऑलरेडी बना देंगे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ना आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर से विजिट करके आप अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर से आप सारी वीडियोस कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ना कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है अच्छे से, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस भी फॉर्मूले में आपका वॉल्यूम वाला टर्म आता है ना, तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, और इसमें आपका वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, तो ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और मैंने आपको बता भी रखा है जहां भी वॉल्यूम वाला टर्म आ जाए ना, तो वो आपका ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इन लीटर में होता है। तो यहाँ पर ना आपको 100 ml सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है किसका, सॉल्यूशन का। तो ना इसको ना मैं लीटर में चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 0.1 इतने लीटर। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपको सॉल्यूट का अमाउंट पता है 4 ग्राम। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास है आपका 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है NaOH का 40, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल्स। ठीक है, ये आ गया आपका 0.1 मोल्स। और आपको यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, तो मोलैरिटी हो जाएगा आपका यहाँ पर से 0.1 अपॉन 0.1, जो कि हो जाएगा आपका 1 मोलैरिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको कहा गया ना कि पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, तो ना आपको मैं बता देता हूँ, जो एनर्जी के पैकेट्स है ना उनको कहा जाता है फोटॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपको याद ही रखना है कि आपने पढ़ा भी होगा, सेकंड चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी के पैकेट को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोटॉन्स। और यहाँ पर आपको बोला गया ऑर्बिटल विच इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो इनमें से पॉसिबल नहीं है। तो फिर ना यहाँ पर, तो यहाँ पर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है आपका यहाँ पर 2p है। इसमें अगर मैं n की वैल्यू बात करूँ तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर से 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर अगर मैं l की वैल्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका, l की वैल्यू होगी 0 और 1। तो यहाँ पर से ना जो आपका n और l है ना, वो आपस में कभी भी आपके इक्वल नहीं होना चाहिए। n और l जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस भी कंडीशन में आपको इक्वल मिल जाए ना, तो वो कंडीशन आपकी गलत होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको वही बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ पर ये तो एग्जिस्ट करेगा। 3s की बात करें, 3d की बात करें, 3f की बात करें, तो 3s की बात करते हैं सबसे पहले। 3s, तो यहाँ पर से n की वैल्यू होगी आपकी 3, और यहाँ पर अगर हम l की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल है। इसके बाद 3d की बात करें तो 3d ये हो गया आपका l इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3f की बात करते हैं ना, तो 3f का हो जाएगा आपका, यहाँ पर l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका n है ना वो l के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर आपको बोला गया जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना किसी एटम का, वो किससे रिलेट करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना आपका ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये सारी आपकी बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके रैंडमली पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपका कभी भी।
द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वो किससे रिलेट करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। साइज ऑफ द ऑर्बिटल, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता लग रहा होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया द डिजाइनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विथ इन, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगा और l इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका s ऑर्बिटल है उसमें होता है आपका 0, p ऑर्बिटल 1, d ऑर्बिटल 2, f ऑर्बिटल 3। तो यहाँ पर से आपको पता लग ही गया होगा जो यहाँ पर l की वैल्यू है ना वो इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो 4, और यहाँ पर से एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करें तो 3 है, 3 पे आता है आपका f। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जो है ना मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, इसके बाद जो है हम बढ़िया क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, जो आपकी बोर्स थ्योरी थी ना वो किस पर बेस्ड थी। तो यहाँ पर ना प्लैंक्स थ्योरी पर आपकी ये जो बोर्स थ्योरी है ना वो बेस्ड थी, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी सेल इन द हाइड्रोजन एटम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2h/π। ठीक है, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लाइंस ऑफ बाल्मर्स रेज अपीयर्स इन विजिबल रीजन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+ एटॉमिक नंबर है 26 इज। तो यहाँ पर ना आपको पता ही है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ऑलरेडी गिवन है 26 है, और इसमें से जो है हमने 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी को डोनेट कर दिया, तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो -3, जो कि हो जाएगा यहाँ पर आपका 23। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला गया कि इस वाले क्वेश्चन में Li3+ एंड He+ आयन हैव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू, तो ना यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन गिवन है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको ना यहाँ पर शेप बताना है इसका dx² - y² का। तो मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने आपको 5 डायग्राम बताए थे, पाँचों को पाँचों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आप पाँचों को पाँचों अच्छे से करेंगे। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे बनेगा, और यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका एक्सिस पे डम्बल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये बन गया इसका डायग्राम। एक आपको जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना यहाँ पर आपको ये ऑर्डर देख लेना है। ये जो है बहुत सारे बच्चे इसको फ़ोन से याद रखते हैं, फ़ोन, और एफ से होता है आपका फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन एंड एन से नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। और यहाँ पर ना इसी पर बेस्ड ना आपके जो है कुछ आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन को कहते हैं, और यहाँ पर लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम कहलाता है, हैवीएस्ट मेटल, और आपको इसके कभी कभार ऐसे ही पूछा जाता है हाईएस्ट डेंसिटी, तो ऑस्मियम जो है आपका हाईएस्ट डेंसिटी होता है। इसके बाद मोस्ट रिएक्टिव मेटल केजियम होता है आपका, और यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो कि होगा आपका फ्लोरीन, एंड इसके बाद मोस्ट मैलिएबल मेटल जो कि होगा आपका गोल्ड, और इसके बाद इलेक्ट्रिकली बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर। इसके बाद मेटल्स विच आर रिलेटिवली वोलेटाइल जैसे हो गया आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो वोलेटाइल मतलब का मैं आपको यहाँ पर मतलब बता देता हूँ। ये जो है ना आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर ना आपको मैं बता देता हूँ कि इनके पास ना फुल्ली फिल्ड आउटर सेल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपके जो आउटर सेल है ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन लिथियम, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन।
द एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज केजियम एंड द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हीलियम। एंड यहाँ पर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन। एंड द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन। ठीक है, तो आपने जब यार चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो फिर ये सारी सारी बातें उनमें आई होंगी जिन पर आप एक बार ध्यान दे लें। यहाँ पर आपको बोला गया द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो ग्रुप 1 में आपके मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स वो होते हैं आपके हैलोजन्स, और वो है आपका ग्रुप नंबर 17। द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स दैट इज नोबल गैस, और ग्रुप नंबर 18। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे डिटरमाइन करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके पास 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसके पास ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एंड यहाँ पर जिसके भी पास डबल बॉन्ड है, तो उसके पास ना एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर जिसके भी पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ना उस वाले कंपाउंड के पास ना एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये है आपका C2H6, जिसको आप इथेन के नाम से जानते हैं, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ना इसका ओपन फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये है आपके 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, और सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर इनके पास ना सिंगल बॉन्ड है सभी के पास। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में आपका ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सबके पास सिग्मा सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 7। एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपके 0 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है, अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लिया तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है CH2 और डबल बॉन्ड है आपका CH2। तो यहाँ पर ना इसका ओपन फॉर्मूला स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। और यहाँ पर आपको मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। तो ये हो गया आपका पाई सिग्मा सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर हो गया आपका ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर ना ये हो गया आपका सिग्मा सिग्मा को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके 5। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है आपका ओनली 1, तो पाई बॉन्ड इज 1। एंड यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद है आपका ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो यहाँ पर इसका जो है हम फॉर्मूला इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिखे हैं, तो फिर ये अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पे भी ऐसा करके बॉन्ड लग जाता है तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आपके कंसीडर होते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर आपके ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। एंड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे भी सिग्मा। तो यहाँ पर से सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और यहाँ पर 2 आपके पाई बॉन्ड हो गए। तो पाई बॉन्ड की हो गई आपके यहाँ पर 2। ऐसे आपका यहाँ पर जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में ना आपके कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं उसको आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर जो है एक प्रकार का ये हेक्सागन बना देते हैं, और इसके पीछे इसमें ना अल्टरनेट करके ना डबल बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका बेंजीन। एंड यहाँ पर इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके आ गए हाइड्रोजन, और बाकी के यहाँ पर लगे हुए हैं आपके कार्बन, जो कि यहाँ पर ना आपका ये BLN वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ना आप जब ऑर्गेनिक में एंटर करोगे ना, तब आपको जो है ये सब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ना आपके ऑलरेडी कार्बन है, तो उसको ना यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है, इस वजह से आपको ये छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मैं दिखाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर। तो इससे बचने के लिए ना यहाँ पर जो कार्बन है ना, इसको हमने ऐसे मिला दिया है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो वहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। जैसे कि इस वाले कोने पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर अब
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे एक पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे एक पाई क्योंकि डबल बॉन्ड है। एंड यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। ये हो गया आपका सिग्मा और ये इस वाले बॉन्ड का सिग्मा एंड ये वाला सिग्मा। तो टोटल को काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड आएगा आपके 12। पाई बॉन्ड की बात करें तो 3 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 12 सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपको याद होना चाहिए। यह है आपका बेंजीन का। पिछले साल इस पे जो है न्यूमेरिकल आया था, बहुत सारे बच्चे जो है इसको काउंट नहीं कर पाए थे। तो आप ना इस वाले क्वेश्चन को गलत मत करना। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना देना और यहाँ पर लिख देना सिग्मा बॉन्ड जो कि होंगे आपके 12 एंड पाई बॉन्ड 3। और एक बार मैं ना हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था, बहुत सारे जगह हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कार्बन है सबसे पहले आपका, कार्बन के साथ ये आपके ऑलवेज 4 बॉन्ड बनते हैं। तो 4 जगह से इसकी अटैचमेंट हो सकती है। तो इसकी जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी ना वो होगी sp3। तो यहाँ पर ना आपको इन सब को ऑब्जर्व करना होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। आपको यहाँ पर 4 तरफ से अगर अटैचमेंट मिल जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर आपको 3 तरफ से अटैचमेंट मिल जाए, 1 2 3, डबल बॉन्ड को आप एक ही बॉन्ड मानोगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। तो 3 तरफ से अटैचमेंट है और यहाँ पर हो जाएगा आपका sp2। इसमें से एक कम कर देंगे sp2। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरफ से डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका अटैचमेंट होगा ना वो 2 तरफ से अटैचमेंट होगा और वो हो जाएगा आपका sp। ठीक है, 2 तरफ से अटैचमेंट है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो यहाँ पर sp आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एंड यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर है आपका 3 आपके हो गया ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ना आपको बस ये देखना है कि अटैचमेंट हो कितनी जगह से रही है। तो 2 जगह से अटैचमेंट हो रही है, एक ट्रिपल बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड से। तो यहाँ पर से 1 2 अटैचमेंट है तो ये हो गया आपका sp। जैसे कि आप यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपका लोन पेयर है ना वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। कि मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये पूछा कि इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन की जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की आपको क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनको जो है आपको अटैचमेंट देखनी है, कितनी अटैचमेंट है, 1 2 3 4 तरफ से अटैचमेंट है इस वाले कार्बन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी 4 तरफ से ये जो है इसकी अटैचमेंट है, 1 2 3 4। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। एंड यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे ना आपके 2 लोन पेयर होते हैं और 3 तरफ से इस पे बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर ना इस वाले लोन पेयर को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 2 3 और ये चौथा मत भूलना। बहुत सारे जगह इसी की गलती होती है कि बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर यहाँ पर ना इसको भी कंक्लूड किया जाता है। लोन पेयर जो है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। एंड यहाँ पर अगला भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ऑक्सीजन के ऊपर ना आपके 2 लोन पेयर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो 2 तरफ से इसकी अटैचमेंट है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो है हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर आपकी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो गया sp3 क्योंकि एक बॉन्ड इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात करें 1 2 3 4। तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्योंकि 4 तरफ से आपके बॉन्ड है। अब जो है ना मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आपके स्टैंडर्ड वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना आपकी इनकी ज्योमेट्री और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनका स्ट्रक्चर आपको जो है याद रखना है। जैसे कि आपका होता है आपका मॉलिक्यूल AB2 गिवन है, तो इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है ना वो ऐसे बनता है और इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर दो तरफ से इसकी B की अटैचमेंट होती है और बीच में आपका एंगल बनता है 180 डिग्री का। एंड ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर है। तो यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर होता है आपका AB3 जो कि आपका यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर बनता है। इसकी ज्योमेट्री का नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ट्रायंगल बना देते हैं और यहाँ पर इस बी को ना यहाँ पर हम ट्रायंगल की एजेस पे रख देते हैं।
और यहाँ पर इसके साथ ए के साथ हम बॉन्ड बना देते हैं, ए को बीच में रख देते हैं और यहाँ पर इसका जो एंगल बनता है ना वो 120 डिग्री का बनता है। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर AB4 है आपका, ये जो है आपका टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। एंड यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये इसकी जो है यहाँ पर इसकी शेप है इस प्रकार से। यहाँ पर इसके एजिस पे हम क्या रख देंगे, बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और मिडल में जो है हम ए लिख देते हैं और यहाँ पर इन सबको हम अटैच कर देते हैं बी से। ठीक है, एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। एंड इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अगेन टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब आता है आपका AB5, तो इसको कहते हैं हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में लिख देंगे हम ए को, और यहाँ पर ट्राइंगल की एजिस पे हम यहाँ पर रख देंगे बी को, और यहाँ पर इसके ऊपर लिख देंगे बी, इसके भी नीचे बी। एंगल बन जाएगा आपका 120 डिग्री का बी और बी के बीच का, और यहाँ पर 90 डिग्री का आपका यहाँ पर एंगल बनेगा किसके, इस वाले प्लेन का। जैसे ये जो है आपका स्पेस में रखा हुआ है इस प्रकार से, और ये ऐसे करके है, तो यहाँ पर ना जो आपका एंगल बन रहा है वो यहाँ पर ये जो आपका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। तो इसकी ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे आपका AB6 है, ये आपका बन गया यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर ना हमने लगा दिया इसके एजिस पे बी, और बाकी के 2 बी हमने लगा दिए इसकी खोपड़ी पे और इसके नीचे। तो ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया ऊपर बी, और ये इसके एजिस पे क्या हो गया बी। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर जो है अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे पेपर्स में ना ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपको ना ये बताना होता है कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ना आपको इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस बताना होता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में जो भी डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड है एंड ये आपका पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसमें जो है ओवरलैपिंग हो रही है। वो उससे पहले हम जो है यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर ना सिग्मा बॉन्ड में आपको याद रखना होगा, यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है एंड यहाँ पर साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। एंड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एंड ये जो है आपका वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ना ये आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4th पॉइंट है कैन रोटेट अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एंड यहाँ पर आपका कैन नॉट रोटेट अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर ना आपको ये समझना होगा कि सिग्मा बॉन्ड में आपके 4 पॉइंट है, जैसे कि ये जो है इनमें हेड हेड ओवरलैपिंग होती है, एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पर इनके पास जो है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है एंड इनके पास लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। एंड यहाँ पर इसकी बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, और ये जो है आपके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर रोटेट नहीं कर पाते। तो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं, आपको आराम से इसमें 3 से 2 मार्क्स का जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आता है ना यहाँ पर से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ना ओवरलैपिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड है आपका एस ऑर्बिटल ले लेते हैं, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये भी आपका एस ऑर्बिटल है, एंड यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हो रहा है, एंड यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना वो सिग्मा बॉन्ड है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर है आपका एस और पी ऑर्बिटल का। तो ये है आपका एस ऑर्बिटल और ये है आपका पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में जब हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये आ जाएगा आपका इस प्रकार से, और यहाँ पर ना हमेशा आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। ये इसका हेड है सिग्मा पाई बॉन्ड पी बॉन्ड का, एक मिनट
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है। यहाँ पर जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ना वो आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर ये जो आपका p ऑर्बिटल है इसका हेड ये वाला है और s ऑर्बिटल का जो हेड है वो ये है। तो यहाँ पर ना इन दोनों के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड। एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड आपका क्या मैंने बताया था, पाई बॉन्ड बताया था कि ये ना साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग कैसे होगी, जब ये इस प्रकार से एक ये आपका पी बॉन्ड आ गया, पी ऑर्बिटल आ गया और ये आपका पी ऑर्बिटल आ गया। मान लो पी वाई और पी वाई आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये सबसे पहले मैं ये बताया तो ये है आपका पी एक्स, ठीक है, और ये आपका पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है ना वो साइड टू साइड हो रही है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये डायग्राम हो गया। अब जो है ना थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आपका जो है डायपोल मूवमेंट है। तो यहाँ पर ना डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है आपका, आप चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको अगर डिस्टेंस उनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आप उसको डायपोल मूवमेंट कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। एंड यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इज, चार्ज की आपकी यूनिट होती है कूलम एंड डिस्टेंस की बात करें तो मीटर। तो कूलम मीटर इसकी जो है यूनिट होती है और इसको हम डिबे भी कहते हैं। बहुत सारी जगह पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है, तो वहाँ पर ना आपको डिबे ज़्यादातर मिलेगा। तो 1 डिबे जो है इसकी यहाँ पर यूनिट होती है और ये जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डायपोल मोमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर आपकी मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से जो है आपका यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर से ये होता है आपका टेल एंड ये होता है आपका हेड। एंड हेड जो है ना टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से जैसे कि हम ये देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से थे। आपके जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हैलोजेंस में आ गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर से ना जो आपका BeCl2 है ना, तो यहाँ पर से ये आपका इस प्रकार से डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट की बात करें ना तो वेक्टर क्वांटिटी है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये नेट क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर से हम म्यू की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 0, जो कि होगा यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट। और यहाँ पर जैसे कि आपका BF3 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से ना ये आपका फ्लोरीन इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है और इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर से ना इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है ना वो 120 डिग्री का बनता है। और आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था अगर आपने मेरी फिजिक्स की PYQs की वीडियो देखी है, जब कभी भी दो वेक्टर्स 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर उनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड के ये बराबर होगा और यहाँ पर ना ये बिल्कुल मिडल से जाएगा। और यहाँ पर ना जो ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, ये जो F रिजल्टेंट आया हमारा इन दोनों का जो F रिजल्टेंट आया वो इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों दोबारा से इक्वल हो गए, तो ये दोनों यहाँ पर से कैंसिल होकर दोबारा से 0 हो जाएंगे। तो ये आपका नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जैसे कि आपका यहाँ पर ना CCl4 है, तो यहाँ पर ना इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 120 डिग्री पर एक्ट करता है और यहाँ पर इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है और ऊपर भी इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो नेट आपका दोबारा से 0 आ जाता है, नॉन पोलर। तो ना यहाँ पर आपको ना ज़्यादातर जो आपका नेट डायपोल मोमेंट है ना वो 0 ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको अच्छे से ये बताया नहीं जाता कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। आप क्लास 12th में आएंगे ना तो फिर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 या 2 में आपको पढ़ाया जाएगा डायपोल मोमेंट के बारे में। तो वहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से उनका मैग्नीट्यूड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो अभी क्लास 11th में आपका इतना कंटेंट नहीं है,
तो यहाँ पर ना आपको बस यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखनी है और वहीं पर से आपके सारे सारे वेक्टर्स कैंसिल होके ऑलवेज जीरो आ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। और ये मेरे पास ना जो पिछले साल पेपर हुआ था ना कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन का, उसका ये आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर ना आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपको पता ही है मोलैरिटी, अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होता है। अगर आपका यहाँ पर आ जाता है कि इनमें से कौन सा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तो फिर यहाँ पर ना आपका दो आंसर हो जाते हैं, एक तो वेट परसेंटेज यानी कि W/W% एंड मोलैलिटी। तो यहाँ पर ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ भी आपका वॉल्यूम वाला टर्म आ जाता है ना फॉर्मूले में, तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया आपका मोलैलिटी, इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आता, और हो गया आपका वेट परसेंटेज। एंड यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आया था, जो कि आप अपने आप से करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। शायद मैंने ये पिछले लेक्चर में कराया भी था, और आपको याद हो तो। बाकी अगर इसका जो भी आंसर आता है आप यहाँ पर ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको बताना है ना कि इनमें से कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है आपका नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर ना आपको मैंने बताया था कि जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो आपका ना नॉन डायरेक्शनल होता है। ये आपका एस ऑर्बिटल है और ये आपका ना ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर ना आपको मैं बताया तो ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इसका राइट आंसर है। ऐसे आपका IUPAC नेमिंग से भी आया था। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुका हूँ। तो आपको ना प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करना है जो मैंने आपके लिए बना दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना IUPAC सिंबल फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 108। तो 108 का मैंने आपको बता रखा है क्या होगा। 1 का होता है अन, एंड 0 का होता है नील, एंड यहाँ पर 8 का बताया था मैंने आपको ऑक्ट, एंड लास्ट में बताया था मैंने EM जोड़ देना, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इसका नेम हो जाएगा अन, नील, ऑक्ट, EM, ठीक है। पूरा पूरा नेम आता तो ये पुट करते आप। और यहाँ पर आपको पूछा गया कि इसका सिंबल क्या होगा। तो इन सब का फर्स्ट वर्ड UNO, तो UNO जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर C, पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।